बिल्डर, अफसर, नेता की सांठगांठ, कितने गुनहगार। जी हां, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। 40 मंजिला 2 टावर को 3 महीने के अंदर ही गिराने के आदेश सुप्रीम अदालत ने दे दिए। बिल्डर अपने पैसे से अपनी इमारतों को गिराएगा और इस आदेश का 12 साल से इंतजार हो रहा था। एमराल्ड कोर्ट ने के फ्लैट्स के बारे में आपको बता दूं, रहने वाले लोगों ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2014 में वहां इंसाफ मिला था, लेकिन बिल्डर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बिल्डर को वहां से भी झटका लगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इंसाफ किया और फ्लैट्स मालिकों को पैसे लौटाने के साथ दोनों टावर गिराने को कहा गया है। ये टावर अवैध रूप से बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है और हर प्रक्रिया के स्तर पर भ्रष्टाचार था, ये कहना है अदालत का। तो सवाल ये उठता है कि इस करप्शन के भागीदार कौन थे और खरीदारों को फंसाने वाले कितने गुनहगार हैं। सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट टावर, दोनों टावरों को तोड़ने का आदेश दिया है। एक का नाम अपेक्स है तो दूसरा टावर सियानयावे है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टावर नंबर 16-17 को 3 महीने में गिराने के आदेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध बताया है। 40 मंजिला इन दोनों इमारतों में सैकड़ों फ्लैट्स हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे के बगल में सेक्टर 93 में दोनों टावर हैं। अवैध तरीके से इमारतें खड़ी की गई थीं और लाखों रुपए में एक एक फ्लैट को बेचा जा रहा था। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 40 फ्लोर के हैं, 950 फ्लैट्स हैं और इसको तोड़ने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये सामने नीचे ऑफिस भी बना हुआ है जो मार्केटिंग का ऑफिस है और अब यहाँ पर झाड़ियां उगी हैं पूरी तरीके से। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। फ्लैट मालिकों का पैसा वापस करने को कहा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा में सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावरों के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया है और कंपनी को अपनी लागत से ही 2 महीने की अवधि के भीतर इन्हें तोड़ना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी सीबीआरआई को टावरों को गिराने का आदेश दिया है, जिससे कि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई है। साफ तौर पर कहा है कि बिल्डर और अथॉरिटी के अधिकारियों की साठगांठ के चलते इतना बड़ा खेल हुआ और अब जाके इसको तोड़ने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्लैट बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की नापाक मिलीभगत की वजह से बने, जिनकी मंजूरी योजना का आरडब्ल्यूए तक को पता नहीं था। सुपरटेक के T16 और T17 टावर्स को बनाने से पहले फ्लैट मालिक और आरडब्ल्यूए की मंजूरी ली जानी जरूरी थी। साथ ही जब इस नोटिस को निकाला गया कि न्यूनतम दूरी के नियम को तोड़ा गया, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोर्ट ने माना है कि बिल्डर ने मंजूरी मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिल्डर और अथॉरिटी में सांठगांठ थी। प्रक्रिया के हर स्तर पर भ्रष्टाचार था। शहर में रिहाइश की जरूरत है, लेकिन पर्यावरण के साथ तालमेल बनाकर यह होना चाहिए। साल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों टावर्स को गिराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और दोनों टावर्स को गिराने के आदेश दे दिए। अब फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ पैसा वापस करना होगा। कोर्ट ने बिल्डर को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। फिलहाल देखना होगा कि अब कब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने फोन पर बातचीत करते हुए कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका कंप्लायंस किया जाएगा। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और इस पूरे मामले पर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन मुख्यतः इसमें जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि दोनों टावर्स डिमोलिश किए जाएं, उसको उन्होंने एज इट इज़ रखा है और इसमें विस्तृत अध्ययन में यद्यपि समय लगेगा, लेकिन प्राइमा फेसी जो ऑर्डर है अथॉरिटी उसका अक्षरशः पालन करेगा।
कोर्ट ने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 माह का समय दिया है, तो 3 माह के समय में ये टावर्स डिमोलिश किए जाएंगे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अधिकारियों का भी जिक्र किया नोएडा अथॉरिटी के, तो ऐसे में उस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, कार्रवाई की बात की गई है? जहाँ तक कार्यवाही का प्रश्न है, कार्यवाही ऑलरेडी प्रारंभ कर दी गई है। जिन अधिकारियों ने, जबकि कोर्ट में क्योंकि ये पुराना प्रकरण था और अभी हम लोगों के संज्ञान में नहीं था, तो कुछ अधिकारियों ने ये तथ्य हम लोगों के सामने नहीं रखे थे, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही ऑलरेडी प्रचलित हो गई है। इसके अलावा जो अधिकारी उस वक्त नियुक्त थे, जिनके समय ये सभी अप्रूवल्स हुए हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जांच कराकर सबके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। और इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मामला बहुत गंभीर है। नोएडा अथॉरिटी पर पहले भी कई बार करप्शन के आरोप लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। अश्विनी दुबे उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव गोयल हमारे साथ है, सीनियर एडवोकेट हैं। आलोक वर्मा हमारे साथ रियल एस्टेट एक्टिविस्ट मौजूद हैं। हिमांशु शुक्ला हैं जो कि बायर्स हैं, उनकी तरफ से बोलेंगे। ऋतु महेश्वरी जी भी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋतु महेश्वरी जी, ये मामला जो है वो साल 2010 का है, ठीक है, आप उस वक्त यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब चूंकि नोएडा अथॉरिटी पर बड़ी बातें कही हैं, बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कही है, फैसला आ गया है ट्विन टावर्स को लेकर। इस फैसले पर आप क्या कहेंगी, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा? जी नमस्कार। ये जो प्रकरण है ये 2004 से लेके 2012 के बीच का है, तो लगभग 8-9 वर्ष पुराना है ये। और इसमें जो 2 टावर्स जिनके डिमोलिशन का मुद्दा है, उसमें पुरानी टावर्स और इनके बीच के डिस्टेंस का और एफआईआर का प्रकरण था। हाईकोर्ट ने 2012 में डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में स्टे किया था, और अभी आज ही इसमें जजमेंट आया है। तो प्रथम दृष्टया यद्यपि क्योंकि बड़ा जजमेंट है, इसको पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन जो प्राइमा फेसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो 2 चीजों पे है। पहला तो टावर्स को डिमोलिश किया जाए, दूसरा जो उस वक्त अधिकारी थे और जो बिल्डर है उन पे कार्रवाई की जाए। तो मेरा इसमें यही कहना है कि जो भी न्यायालय का आदेश है वो अक्षरशः उसका अनुपालन किया जाएगा। इसमें 3 महीने का जो टाइम फ्रेम कोर्ट ने दिया है उसके अंदर टावर्स को डिमोलिश किया जाएगा, साथ ही बिल्डर और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की जाएगी। जी ऋतु जी, आगे इस तरह की गड़बड़ी ना हो, नोएडा अथॉरिटी के किसी अधिकारी का नाम इस तरह की चीजों में ना आए, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, किस तरह का सिस्टम? देखिए, जैसा मैंने बताया, ये प्रकरण इसमें अलग अलग टाइम में नक्शे अप्रूव हुए और 2004 में इन्होंने लैंड खरीदा था और 2012 तक उसके बार बार रिविजन हुए। मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि जो भी प्लानिंग नॉर्म्स हैं वो ड्यूली अप्रूव्ड नॉर्म्स हैं, बायलॉज के हिसाब से कार्रवाई होती है। इस प्रकरण में भी बायलॉज का और नॉर्म्स का वायलेशन प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। तो ऑलरेडी हमारे जो रेगुलेशंस हैं उसमें हर चीज एम्बेडेड है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गलती हुई है, जिस वजह से इस तरह का किस्सा और इस तरह की घटना सामने आई है। भविष्य में ये चीजें ना हो, तो जहां एक तरफ हम लोगों ने अपने बायलॉज का पूरा अमेंडमेंट अब स्टेट से ही होता है, पहले नोएडा के बायलॉज लोकली बोर्ड के अप्रूवल के बाद अमेंड होते थे, अब वो स्टेट लेवल से ही अमेंड होते हैं। इसके अलावा ऐसे जो भी प्रकरण आते हैं, अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाती है। इस प्रकरण में भी मैं बताना चाहूंगी कि प्लानिंग विभाग के एक संबंधित ऑफिशियल जिन्होंने इस स्टेज तक मामला पहुंचा और जो हम लोगों के संज्ञान में वो पूर्व में नहीं लाए, उनकी डिपार्टमेंटल कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। दूसरा, हम लोग की प्लानिंग और वर्क सर्कल्स की एनफोर्समेंट टीम्स ऑलरेडी गठित हैं, जो ऐसे मामले आते हैं उसमें एक्शन लेती हैं। और एसीओ लेवल पे हम लोगों की हर ट्यूसडे को मीडिएशन मीटिंग होती है, जिसमें जो बिल्डर्स के वायलेशन के इश्यूज आते हैं या हैंडओवर के इश्यूज आते हैं तो बिल्डर बायर को बुला के उसमें कंप्लायंस कराया जाता है। अभी हाल में ही हम लोगों ने एक बड़ी सोसाइटी सेक्टर 75 में काफी बड़ा उन्होंने कमर्शियल एरिया इलीगली डेवलप किया था, तो अराउंड 22 दुकानें थी, उनका डिमोलिशन अथॉरिटी की टीम भेज के मैंने करवाया है। जी ऋतु जी, हमारे साथ बने रहे। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ है। अश्विनी दुबे हैं, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी जी, ये बताइए कि अब जब फैसला आया है, हालांकि लंबा वक्त लग गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस फैसले को आने के बाद, और तीखी टिप्पणी बिल्डर्स पर भी है, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर भी है, मिलीभगत की भी बात हो रही है, पैसों के दम पर नियमों के उल्लंघन की बात भी हो रही है, तल्ख टिप्पणी, लेकिन अब जो फैसला आया है तो उपभोक्ताओं का अधिकार इस फैसले से कितना सुरक्षित?
देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम देखें, वेलकमिंग डिसीजन है देश के अपेक्स कोर्ट के द्वारा। और मैं समझता हूं कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो नेक्सस है अधिकारियों के बीच का, इन बिल्डर्स प्रमोटर्स के बीच का, और उस करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से और नेक्सस की वजह से जिस तरीके से बिना किसी परमिशंस के, गाइडलाइंस के वायलेशंस के बाद ये बिल्डर्स जो है टाइम एंड अगेन उसको फ्लाउट करते हुए, और साथ ही साथ जो कंज्यूमर के राइट्स हैं आपके उसको पास आती इग्नोर हूँ करते अश्विनी जी, आपके पास आती हूँ। ऋतु माहेश्वरी जी, वक्त उनके पास थोड़ा कम है, एक और सवाल और उसके बाद आखिरी सवाल ऋतु जी से। ऋतु जी, इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह से ऑडिट किए जा रहे हैं ताकि अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो? जी फिलहाल धन्यवाद ऋतु जी हमसे बात करने के लिए। ठीक है, अश्विनी दुबे जी, आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हो रहे हैं। 3 महीने के अंदर बिल्डिंग तो गिरा दिए जाने के आदेश हैं, पैसे 12% ब्याज के साथ, तो वो किस तरीके से मिल पाते हैं जो बायर्स होते हैं उन्हें? अभी तक होता क्या था कि बड़े आर्बिट्री क्लॉजेस होते थे एग्रीमेंट में, कोई मॉडल इफेक्टिव क्लॉज नहीं होता था जो बिल्डर बायर का एग्रीमेंट बनता था। और उसके साथ साथ जो डिलीवरी शेड्यूल होता था, डिलीवरी शेड्यूल भी वो समय समय पर रिवाइज करते रहते थे और अडॉप्ट करते थे आर्बिट्री अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस। और साथ ही साथ उनका जो बिल्डर्स का कंप्लीट एक्ट होता था, क्योंकि आप किसके पास जाते हैं उस इनएक्शन को लेकर के, या तो आप जाएंगे जो अथॉरिटी है अथॉरिटी के पास, या कोर्ट्स में जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएंगे, या कोर्ट्स में जाएंगे, सालों तक मैटर आपका चलता रहेगा। तो जो कंज्यूमर के राइट्स थे वो कंज्यूमर के राइट्स कंप्लीटली वायलेट होते थे, और वायलेट होने के साथ साथ अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, अपने ऊंची पहुंच की वजह से, अपने नेक्सस की वजह से ये बिल्डर्स जो है कंज्यूमर्स को, बायर्स को परेशान करते थे। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्टली इन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, वायलेशन ऑफ कॉर्पोरेट लॉज, रेरा के रेगुलेशंस का नहीं मानना, वो सारी चीजें, सारे इश्यूज को, सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो इसको इग्नोर करते थे। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा वेलकमिंग डिसीजन है 12% का ब्याज देने का कंज्यूमर्स को और उनके राइट्स को सिक्योर करने का। और बाकी जितने भी यहां पर बिल्डर्स हैं वो बिल्डर्स इससे एक सबक लेंगे और कंज्यूमर्स के राइट्स के साथ वायलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ तो हमारे पास है, लॉ इन प्लेस है, लेकिन बिल्डर्स उसको इतना इफेक्टिवली जो है उसका मिसयूज करते थे, अब्यूज करते थे कि आम आदमी को यही बात सर्वोच्च अदालत ने भी कही है, इसी परेशानी का जिक्र किया है अदालत ने भी। आलोक वर्मा इस वक्त हमारे साथ है, रियल एस्टेट एक्टिविस्ट हैं। आलोक वर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, क्या ये फैसला नजीर बनेगा और आगे जो गड़बड़ियां उस पर कंट्रोल हो सकेगा? जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा नाम आलोक कुमार है, आलोक वर्मा नहीं। बट जी, आलोक कुमार जी, रियल एस्टेट फील्ड को पिछले 10-12 साल से 2009 से देख रहा हूँ बहुत नजदीक से। कई सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने फाइल किए इससे रिलेटेड। मैं देखता हूँ कि हर बार हमारी कोशिश तो रहती है कि ये रियल एस्टेट फील्ड में पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से लगता है कि कुछ आए। बट हर बार कुछ रूलिंग आने के बाद, कुछ टाइम के बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। रेरा से भी हमने बहुत उम्मीद थी, मैं रेरा कंसिडरेशन कमेटी में मेंबर भी हूँ, लेकिन आप देखो ना, रेरा के भी ऑर्डर 2-3 साल से पड़े हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। रेरा के पास ऐसा तीर्थ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन आप बताओ बिल्डर से पैसा निकालना कितना टफ काम है। आज के डेट में बिल्डर कहता है मेरे पास पैसा ही नहीं है, आप मुझे एनसीएलटी ले जाओ, और एनसीएलटी ले जाओ तो एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है सालों तक। तो मतलब आप इसका जो ताना बाना है ना, ये बड़ा उलझा हुआ है, और डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी पूरी जिम्मेवारी उसको लेनी चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के फॉल्ट से शुरुआत होती है। बिल्कुल, अथॉरिटी की जिम्मेदारी बड़ी है कि बायर्स ठगे महसूस ना हो, लेकिन अथॉरिटी वाले ही कई बार मिलीभगत में शामिल होते हैं। यही बात तो सुप्रीम अदालत ने कही है और उसी को रोकने की जरूरत है। हिमांशु शुक्ला बायर्स की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु शुक्ला जी, ये बताइए कि बायर्स की परेशानी ठीक है, बिल्डर मनमानी करे, फंसता बायर्स है, अथॉरिटी की तरफ से करप्शन में शामिल हो लोग, फंसता बायर्स है, और अब जब फैसला आ गया तो जाहिर सी बात है अब पैसे मिलने में भी कई साल लग जाएंगे। तो बायर्स की परेशानियां किस किस लेवल पर आती हैं, जरा बताइए।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बायर्स परेशान रहते हैं शुरुआती तौर में। जब वो सपना देखता है घर बसाने का, उसके बाद दर दर भटकता है, लोकेशन देखता है, लोकेशन देखने के बाद फ्लैट के बाद एजेंसीज के पास जाता है, वहां पर पैसे देता है, अपने जीवन की जमा पूंजी देता है और ये उम्मीद करता है कि आने वाले वक्त में जो बिल्डर ने वादा किया उसको वो पूरा करेगा और अपना एक सपना देखते हुए अपने घर का पैसा जीवन की जमा पूंजी देता है। उसके बाद उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी दौरान से उसको कहीं ना कहीं किराए के मकान में रह रहा होता है, रेंट देना होता है, ईएमआई देना होता है। और जब ये जो सपनों का घर जिसका उसने सपना संजोया होता है, जिसकी उम्मीद कर रहा होता है कि आने वाले वक्त में मिलेगा, जब वो डिले होता है 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल, हम लोग ने देखा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 1 2 या 4 नहीं, कम से कम 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 10 साल डिलेड है। बायर्स परेशान होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता है। लेकिन इस डिसीजन के बाद कहीं ना कहीं शिकंजा कसा है, नजीर है ये आने वाले जो तमाम बिल्डर्स हैं जो वादा करते हैं और वादे पर खरा नहीं उतरते हैं। ऐसे में उम्मीद जगी है बायर्स को। और हमारे साथ बातचीत करें तो एमराल्ड कोर्ट के कुछ जो है वो लोग हैं जिन्होंने इस लड़ाई को शुरुआत की, क्योंकि साल 2009 में ट्विन टावर बनने शुरू हुए और 2010 में ये मामला लिटिगेशन में चला गया था। हमारे साथ यहाँ आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट है, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सर, लड़ाई लंबी रही, 10 साल हो गए, 10 साल बाद डिसीजन आया, क्या कुछ रहा, कब शुरुआत हुआ इन सब चीजों की? देखिए, ये 2010 से या 2009 एंड से हम लोगों ने शुरुआत की इसकी, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी हम लोग समझ नहीं पाए ये किस चीज़ की है। क्योंकि शुरू में जब ये सोसाइटी बनी और हम लोगों को 2006 में ये बताया गया था ये ग्रीन एरिया है और बहुत ही आराम से ये समझाया गया था कि इसमें पीएलसी लगेगी, यानी कि एक अलग से कॉस्ट लगेगी, क्योंकि यहाँ से पूरा आपको एक्सप्रेसवे दिखाई देता है। लेकिन बाद में जब बिल्कुल झूठे सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, झूठे वादे दावे किए जाते हैं और कई बार तो फ्लैट से नहीं मिलता भी तो जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते। गौरव गोयल सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। गौरव गोयल जी, बायर्स तो हर वक्त हर लेवल पर परेशान होता है, घर देखने का, घर का वो सपना देखता है और उसकी परेशानी शुरू हो जाती है। जिंदगी की जमा पूंजी वो घर खरीदने में लगा देता है, घर मिल गया तब तो ठीक है, ईएमआई भरेंगे, एक ही परेशानी, नहीं मिला तो ईएमआई भी गया, पैसे भी गए और उसके बाद घर भी नहीं मिला, अपने पैसों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो अलग। ये स्थिति हमेशा रहती है। अब इसी मसले को आप देख लें, 2012 में इलाहाबाद की ओर से फैसला और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला। बायर्स ने क्या कोई गलती कर देते हैं? बायर्स पैसा घर में पैसा लगाकर पे इन्वेस्ट करता है तब उसको भी एक ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। अब होता क्या है कि इस जगह इन तरह के केसेस में, जैसे हम सुपर का केस ले तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह ने बहुत क्लियरली बोला है कि इसके अंदर बहुत सारी वायलेशन, बहुत सारी मिली भगत थी। इस मिली भगत के अंदर एक जगह ये भी निकल के आया, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी आया था, कि जब सैंक्शन प्लान की मांग की गई तब नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को लिखा और सुपरटेक ने मना कर दिया, उनका सैंक्शन प्लान नहीं शेयर किया गया। पर अगर कोई बायर है जो अपना पैसा लगा रहा है तो उसके पास हक है इन सब डॉक्यूमेंट्स का, और उसको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, एक ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए कि क्या ये बिल्डिंग जो बन रही है ये गौरव जी, डॉक्यूमेंट्स एक आम इंसान उसको बहुत ज्यादा हथकंडे नहीं पता होते हैं। अगर उसको लोकेशन सही लग रहा है, उसके पास पेपर्स है, अगर बैंक से उसे लोन मिल रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या गड़बड़ी है और क्या नहीं है? ये तो बिल्डर्स और अथॉरिटी के बीच का मसला होता है। अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया, उसने कोई परेशानी नहीं की, तो फिर बायर्स को कैसे पता चला कि यहाँ पर क्या परेशानी है? देखिए, जैसे अब यहाँ जो बायर्स रहते थे उनको लगा कि यहाँ कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो कोर्ट गए उस चीज के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बायर के लिए ही जानना बहुत जरूरी है, पर हम बायर्स के लिए भी हमें अपने आप को अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो इस केस के दौरान, इस केस के चलते मुझे लगता है कि शायद बायर्स भी आगे ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर। यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं। एक बड़ा फैसला सर्वोच्च अदालत की तरफ से आया है, जाहिर सी बात है बड़ा झटका बिल्डर के साथ साथ यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी को भी है और नसीहत भी है कि आगे इस तरह के मामले सामने नहीं आने चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की गड़बड़ियां आगे भविष्य में ना हो, लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।